ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने अब क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ती हूँ यहाँ पे, ठीक है? 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2011 का क्वेश्चन है। अभी क्या कहना चाहते हैं? इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन, ठीक है? हाई फूड इन्फ्लेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इन रीसेंट पास्ट। उसका व्हाट कुड बी द रीजंस, ठीक है? तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? ड्यू टू द ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स, द एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज स्टेडीली decreased in the last 5 years by 30%। फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इनकम्स, ठीक है, द कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ द इतना परसेंट पीपल हैव अंडरगॉन अ सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द फूड सप्लाई चेन हैज स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो इन्फ्लेशन जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है उस टाइम 2011 के समय पे, इसके यहाँ पे क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? बताओ। 1 और 3। ओके। हाँ जी। 1 एंड 2 आपको क्यों लग रहा है? देखो पहले। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बोलो अदिति। आवाज़ आ रही है आप लोग को? हाँ जी। ठीक है, तो हाँ, आपको यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, उस स्टेटमेंट में जाया करो जहाँ पे कुछ नंबर दे रखा होता है, ठीक है? तो उसको आप पहले यहाँ पे एनालाइज़ करो, ठीक है? देखो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें यहाँ पे, ड्यू टू अ ग्रेजुअल स्विच ओवर ऑफ अ कल्टीवेशन टू द कल्टीवेशन ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स, द एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज़ स्टेडीली डिक्रीज्ड। तो देखो यहाँ पे जब इंडिया का प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो एब्सोल्यूट नंबर दे रखा है 30%। तो अगर हमें देखो पता नहीं होगा हमें कि एब्सोल्यूट यहाँ पे डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कितना हो रहा है, तो बहुत प्रोबेबल चांसेस होते हैं, अगर हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है, कि ये जो एब्सोल्यूट नंबर यहाँ पे दे रखा है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट हो सकता है कि गलत हो। बहुत बारी ऐसा होता है कि जहाँ पे नंबर दे रखा है ना, वो स्टेटमेंट को आप थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ोगे, तो वो स्टेटमेंट ज़्यादातर आपको गलत लगेगा, ठीक है? अब देखो, ये इसको अभी हम बाद में देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें, एज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग इनकम, यहाँ पे जो यहाँ पे लोगों की इनकम जो है यहाँ पे बढ़ रही है, द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पीपल हैव अंडरगॉन अ सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो उसका यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन पे असर बिल्कुल पड़ेगा, है ना? तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही होगा। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे फूड सप्लाई चेन में स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे अगर आते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका डब्ल्यूपीआई पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। और आपका सप्लाई साइड से जब दिक्कत पड़ेगी, तो ये कौन सा यहाँ पे होगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखा जाएगा, है ना? तो 2 और 3 तो मुझे एकदम ठीक लग रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, कि मतलब मैं यहाँ पे 2 मैंने स्टेटमेंट 2 ऑप्शंस मेरे हो सकते हैं, या तो या तीनों सही होंगे, या फिर यहाँ ये बी जो है ये सही होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कोई ऐसा ग्रेजुअल स्विच ओवर तो आपको दिखा नहीं है। ऐसा कभी हमने स्टेटमेंट में नहीं पढ़ा है कि यहाँ पे लैंड एरिया जो है यहाँ पे कम हुआ होगा या स्टेडीली डिक्रीज़ हुआ होगा। स्टेडीली डिक्रीज़ तो यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है कि हमने इसके बारे में कभी पढ़ा है। तो देखो, मोस्ट प्रोबेबली ये जो स्टेटमेंट है, वो भी 30% एब्सोल्यूट, 30% आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा हो गया, ठीक है? एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो अगर 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 डिक्रीज़ होना भी होगा, तो ऐसा होगा कि 2, 3, 4% इतना हो सकता है ना? 30% तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीज़ इन्होंने बताया। तो अगर लॉजिकली सोचो, तो ये स्टेटमेंट जो है,
ये यहाँ पे गलत होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और आंसर भी जो है यहाँ पे 2 एंड 3 है। ठीक है? थोड़ा-सा अपना कॉमन सेंस एग्ज़ाम में लगाना, ठीक है? ओके, चलो अब यहाँ पे बेस इफ़ेक्ट वाला क्वेश्चन जो है ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखो 2013 का क्वेश्चन करते हैं कि इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स और इन्फ्लेशन बेनिफिट्स दी बॉन्ड होल्डर्स। ठीक है, थोड़े से ये मुश्किल सवाल है, लेकिन आप इसे मनी सप्लाई के केस में आप इसको यहाँ पे समझ सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो कि ये यहाँ पे जो लोग उधार ले रहे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, या फिर जो यहाँ पे बॉन्ड होल्डर्स हैं, मतलब कि जो यहाँ पे आपके बॉन्ड, मतलब जो यहाँ पे दे रहे हैं, किसको यहाँ पे ज़्यादा यहाँ ये बेनिफिट करेगा, जो उधार ले रहा है या फिर जो उधार दे रहा है ना? क्योंकि देखो, अब देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन के समय पे क्या होगा, यहाँ पे मनी सप्लाई जो है यहाँ पे ज़्यादा होगी, है ना? मनी सप्लाई कब ज़्यादा होती है? मनी सप्लाई तब ज़्यादा होती है जब इंटरेस्ट रेट जो हैं आपके कम होते हैं, बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो ये जो यहाँ पे उधार ले रहा है उसे तो कम पे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा ना? तो आप स हाँ, तभी इन्फ्लेशन आता भी है, तो यहाँ पे जो लोन लेगा इस समय पे, जो इस समय यहाँ पे लोन लेगा, ठीक है, उसको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1 ओनली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ द प्राइसेस मे बी कॉज्ड बाय, 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पे जनरल लेवल प्राइसेस जो हैं बढ़ रहे हैं किसी भी कमोडिटी के, तो वो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई जो है यहाँ पे बढ़ रही है, उसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ द आउटपुट। आउटपुट मतलब यहाँ आपका सप्लाई साइड में यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे कमी आ गई है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी कमी आ गई है, ठीक है, उसकी वजह से प्राइसेस जो हैं बढ़ रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड। लोगों के पास यहाँ पे खरीदने की, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो लोग यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पे जिसकी वजह से जनरल इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे बढ़ रहा है? अच्छा, 3 क्यों नहीं होगा? लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, अगर यहाँ पे ज़्यादा डिमांड करेंगे तो उसका दाम बढ़ेगा ना, है ना? आप इन जनरल सोचो, कोई चीज़ अगर ज़्यादा डिमांड में होती है तो फिर उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, ठीक है? हो जाएगा ना ये? 2013 वाला क्वेश्चन है। इसी इसी के आस-पास जो कॉन्सेप्ट आप अपने जो होंगे वो इसी के आस-पास क्वेश्चंस फॉर्म होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी? सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी स्टेप कौन-सा रहता है जो आप इकोनॉमी में ले सकते हो? सबसे पहला है रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डेट। दूसरा है कि बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स, बैंक से जो सरकार है वो यहाँ पे बोरोइंग कर रही है, किस लिए? फाइनेंस द बजट डेफिसिट, ठीक है। फिर चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? क्रिएटिंग अ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, ठीक है। तो ऑप्शन डी ऑब्वियसली, ठीक है। नया पैसा छापेंगे तो वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसमें आई गेस कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जर्मनी में हमने देखा था हाइपर इन्फ्लेशन और गैलपिंग इन्फ्लेशन जो है। यहाँ पे गैलपिंग इन्फ्लेशन में आपका क्या होता है, 2 डिजिट में आपका ग्रोथ जो जो आपका इन्फ्लेशन है वो देखा जाता है, मतलब कि 20% हो सकता है, 100% भी हो सकता है, 3 डिजिट में भी इन्फ्लेशन होता है, वो गैलपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। इसी प्रकार से जब बहुत एक्सेलरेटेड अमाउंट में अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन प्राइस जो है वो बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो वेनेजुएला इसका एग्जाम्पल है, जो पैसा यहाँ पे प्रिंट करने से यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा। जर्मनी जो है वो इसका इसका एग्जाम्पल था, ठीक है।
ओके, चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम। ठीक है, यहाँ पे मनी की जो सप्लाई है वो यहाँ पे बराबर है। ठीक है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी, मनी की डिमांड यहाँ पे कब बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। ठीक है, कोशिश करना सॉल्व करने की। फर्स्ट, अ फॉल इन द लेवल ऑफ द प्राइसेस। सेकेंड, एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड, अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और डी है एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो किस समय जो मनी, पैसे की डिमांड कब बढ़ेगी। बिल्कुल सही। किसी चीज़ की भी डिमांड जो है वो कब बढ़ती है, जब उसकी सप्लाई कम होती है। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, आपकी डिमांड और सप्लाई। डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई भी आपकी कम हो सकती है। तो देखो यहाँ पे डिमांड मनी कौन कब ज़्यादा करेंगे, जब उसकी सप्लाई कम होगी। कम होगी तभी तो हम डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा होगी तो हम क्यों डिमांड करेंगे, वो तो फ्रीली सर्कुलेट होगी। ठीक है, तो डिमांड मनी की कब कम होगी, जब इंटरेस्ट आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट जब यहाँ पे बढ़ाओगे, जब बैंक जो है इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ाएगा, तो इकोनॉमी में क्या होगा, मनी की सप्लाई यहाँ पे क्या होगी, ये मनी जो है नियर मनी हो जाएगा। मतलब ये जो पहले से एग्जिस्टिंग, हम न्यू मनी प्रिंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले से जो मनी था ये यहाँ पे कम क्वांटिटी में हो जाएगा, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट की वजह से यहाँ पे जो मनी की डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। ठीक है, जैसे कि अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि इफ़ द सप्लाई ऑफ अनियन इज सेम, बट यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे अनियन की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, वेजिटेबल वाला जो सेलर है वो यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा देगा। तो इसी प्रकार से क्या हो रहा है, जब यहाँ पे ज़्यादा आपकी मनी की डिमांड जब होगी, तो बैंक क्या करेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई का खेल है और कुछ नहीं, चाहे कमोडिटी हो चाहे मनी हो। ओके, अब इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे डिफ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या होता है, डिफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है, स्टैगफ्लेशन होता है, या हाइपर इन्फ्लेशन होता है। हम्म, अब ये समझ आ गया ना, डिफ्लेशन तो किसी हाल में नहीं होगा। अगर यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो यहाँ पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। ठीक है, और ग्रोथ भी, ग्रोथ का मतलब ही क्या है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो मुनाफा तो होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, और डिफ्लेशन तो हो नहीं सकता है। ओके, कोई ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है और आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, यहाँ पे यूजुअली जो है नॉर्मल सिनेरियो में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है घटेगा ही। ठीक है, और हाइपर इन्फ्लेशन तो नहीं होगा, ये तो नेगेटिव सिनेरियो है। तो सबसे पॉजिटिव वाला क्या है इसके साथ, इन्फ्लेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये शायद 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन। याद है ना, CPIC। ठीक है, वो CPIC कह रही हूँ, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, और सी वाला कौन करेगा, कंबाइंड वाला, NSO, NSO और वो भी मॉस्पी। ठीक है, और WPI कौन रिलीज करेगा, DIPP। ठीक है, ये किस में है, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर है। ठीक है, तो तीनों जो हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर आएगा। ठीक है, अब ये जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन ये ऐसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ पे आप इन्फ्लेशन का रेट मेजर कर रहे हो, उसी के रिलेटेड तीन स्टेटमेंट्स हैं।
The rate of inflation is measured on the basis of wholesale price index and consumer price index. ठीक है. सेकेंड है कि द प्राइस इंडेक्स इज द मेजर ऑफ द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस. ठीक है. और थर्ड स्टेटमेंट है प्राइस इंडेक्स शोज द एग्जैक्ट प्राइस राइज और फॉल फॉर अ सिंगल गुड. बताओ इसका क्या होगा. अच्छा, ठीक है. किसी ने सही जवाब नहीं दिया है आज इस वाले क्वेश्चन में. ओके, ठीक है. थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना. ये दोनों स्टेटमेंट देखो, क्या ये तुम दोनों ये जो दोनों स्टेटमेंट ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहे हैं. एक एग्जैक्ट, एक एवरेज, तो दोनों तो सही नहीं होंगे. एलिमिनेशन मेथड बता रही हूँ मैं. ठीक है, कैसे एलिमिनेट करेंगे. क्योंकि कई बारी हमें आइडिया नहीं होता है, लेकिन हम उसमें पहुंचेंगे कैसे सही आंसर तक. देखो यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा है, यहाँ पे एवरेज लिखा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए स्टेटमेंट. एक तो या तो एग्जैक्ट सही होगा, प्राइस इंडेक्स के बारे में ही बात हो रही है ना, ऊपर भी प्राइस इंडेक्स के बारे में बात हो रही है, नीचे भी प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है. तो या तो एवरेज होगा या तो एग्जैक्ट होगा. लेकिन क्या वो भी, अब हमने देखा था यहाँ पे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई है, क्या सिंगल गुड बता रहा था. बास्केट ऑफ गुड्स थे ना. तो ये स्टेटमेंट आप गलत करोगे. ये एकदम यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फोकस से पढ़ना है. ठीक है. तो थर्ड स्टेटमेंट में आपका जो ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट सही है कि नहीं है. या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा. सेकंड स्टेटमेंट बताओ कि जो प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स मतलब कि हमारा सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की ही बात हो रही है. ठीक है. इज अ मेजर ऑफ एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस. सबका एग्रीगेट ही तो निकालेंगे ना सारे बास्केट में. अब ज़रूरी थोड़ी कि हम यहाँ पे कोई भी बिस्किट का पैकेट ले रहे हैं, चाहे हम पार्ले जी का लें, चाहे हम यहाँ पे ब्रिटानिया का लें, उनका एवरेज ही तो निकालेंगे, है ना. ये एकदम ये लॉजिकली कॉमन सेंस के साथ सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, इसमें हम एवरेज ही वैल्यू निकाल लेंगे. कोई भी इंडेक्स होगा उसमें हम एवरेज वैल्यू ही निकालेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमोडिटीज़ होंगी, उनका हम एवरेज वैल्यू पे ही आएंगे. तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है. ठीक है. और ये जनरल स्टेटमेंट भी है, तो इसको आप इन जनरल आप सही कर सकते हो, अगर इन केस आपको कोई भी आइडिया नहीं है. ठीक है. तो क्या होगा हमारा आंसर 1 और 2. ठीक है. ठीक है. ओके. अब क्वेश्चन है कि हमारा इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है. इट इज़ अ सिचुएशन विच अराइजेज व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन इन्फ्लेशन राइजेज एट एक्सट्रीमली फास्टर rate. It is the situation which arises when the aggregate demand in the economy exceeds the aggregate supply at the full employment level. फिर आपका क्या है, द मैकेनिज्म थ्रू विच द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द इन्फ्लेशन डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट. इन्फ्लेशनरी गैप क्या होती है. हम्म. ओके. अच्छा देखो, इसमें चलो ए होगा या तो सी होगा. अब दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो. पहला वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज़ द सिचुएशन अराइजेज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी फॉल्स. मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है कम है फ्रॉम द एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है. एक ये सिचुएशन पहली वाली स्टेटमेंट बोल रही है. दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, इट इज़ द सिचुएशन व्हेन दी विच अराइजेस व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी एक्सीड्स. मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ी हुई, डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से. तो किस केस में आपका इन्फ्लेशनरी गैप आएगा. सी वाले में आएगा ना. ठीक है. और ये पहले वाला कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है, ये डिफ्लेशनरी गैप बता रहा है. समझ आया. ठीक है, याद आ गया ना. ओके.
ठीक है, तो देखो अब मेरे ख़्याल से दोपहर में बहुत लोग नहीं थे, तो मैं बताती हूँ कि डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। देखो जब डिमांड अगर ज़्यादा होगी किसी चीज़ की, तो हमें पता है क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, ठीक है? डिमांड अगर ज़्यादा है सप्लाई से, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो यहाँ पे डिमांड जो है सप्लाई को मीट नहीं कर पा रही है, या आप ऐसा कह सकते हो कि सप्लाई जो है वो यहाँ पे डिमांड की पूर्ति नहीं कर पा रही है, तो एक गैप बनेगा, ठीक है? ये गैप कैसा होगा, इन्फ्लेशन क्रिएट करने वाला गैप होगा ना, ठीक है? और इसी प्रकार से अगर यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है किसी भी कमोडिटी की और डिमांड कम है, तो ये जो है, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये डिफ्लेशन कॉज़ करेगा, ठीक है? मतलब आप यहाँ पे जब होता है ना, जब चीज़ें थोक में हो जाती हैं, तो उसके दाम गिर जाते हैं, तो वो जो गैप रहेगा कॉस्ट में, यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट करेगा, ठीक है? तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये सी है। आई गेस समझ आ गया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड अथॉरिटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया? बताओ। हाँ। बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका डेटा लेगा, ठीक है? इसका डेटा लेने, लेकिन सीपीआई यहाँ पे मेजर कौन करता है, एनएसओ करता है ना, ठीक है? फिर वही डेटा जो है सी यहाँ पे आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई जो है उसको यहाँ पे 4% के आसपास लाने की कोशिश करेगा। ऐसा तो नहीं है कि आरबीआई खुद से कंट्रोल कर रहा है, उसको पता है 4% उसको यहाँ पे करना है, डेटा उसे एनएसओ से मिल रहा है, और फिर यहाँ पे वो अपनी मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी में इस चीज़ को एडजस्ट करेगा, ठीक है? ठीक है, ऐसी ऐसे ऐसे मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं आपको एग्जाम में। हुँ। हाँ। हाँ, लेकिन फ़ोकस होके पढ़ना एकदम। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है बस, यही आप याद रखना, ठीक है? ठीक है। Which of the following situations contribute to cause the inflation situation in an economy? ठीक है? यहाँ पे इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन कब बन रही है? सबसे पहला स्टेटमेंट है कि डिमांड सप्लाई में गैप आ गया। दूसरा स्टेटमेंट है एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी, मनी की सप्लाई बढ़ गई। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंक्रीज इन दी इंक्रीज टैक्स रेट्स, मतलब आपने टैक्स रेट जो है वो आपने बढ़ा दिए, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। बताओ। ओके। ओके, ठीक है, ये पता है ना टैक्स रेट। हाँ, टैक्स रेट से यहाँ पे उल्टा कम हो जाएगा लोगों के पास पैसा, वो टैक्स पे करने में अपना पैसा खर्च कर देंगे। तो जब यहाँ पे टैक्स में खर्च कर देंगे पैसा, तो उनके पास पैसा कम बचेगा, तो वो यहाँ पे डिफ्लेशन वाली सिचुएशन क्रिएट करेगा। इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन जो है नहीं क्रिएट होगी, ठीक है? ओके, ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं यहाँ पे। स्टैगफ्लेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, इट हैपेंस व्हेन एन इकोनॉमी फेसेस स्टैग्नेंट ग्रोथ एज वेल एज परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन, ठीक है? स्टैग्नेंट ग्रोथ हो रही है और हाई इन्फ्लेशन हो रहा है। और दूसरा है कि यहाँ पे परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इज नॉट इफेक्टेड बाय द स्टैगफ्लेशन। बताओ। ओके, बाकी सब बताओ। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है? ओके, तो देखो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे बेरोजगारी भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन तो समझ आया ना? यहाँ पे आपका जो ये है सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा। क्यों? यहाँ पे परचेजिंग पावर तो इफेक्ट होगी लोगों की, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या आपका जब बेरोजगारी होगी तो यहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर कम नहीं हो जाएगी? वैसे भी ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नहीं समझ आया? है ना?
हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमें सिचुएशन, हमें पहले तो स्टैगफ्लेशन पता होना चाहिए क्या है। हमें पता है कि इसमें यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो यहाँ पे बढ़ ही रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है तो यहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो यहाँ पे परचेज़िंग पावर जो है, ऑफ़ कोर्स यहाँ पे अगर वो 10 किलो सामान लेता था तो वो यहाँ पे बेरोज़गारी के समय पे वो क्या करेगा, 5 किलो सामान लेना शुरू कर देगा, है ना? तो परचेज़िंग पावर उसकी कम हो गई। तो यहाँ पे नॉट अफेक्टेड नहीं होगा, यहाँ पे नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएगा वो, ठीक है? स्टैग्नेंट ग्रोथ ये है कि आपका जो जीडीपी है, वो यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है? ठीक है? ग्रोथ हो रही है, मतलब 4% ग्रोथ हो रही है आपकी, लेकिन ये क्या है, स्टैग्नेटेड है, 4 से 5% नहीं हो पा रही है, ठीक है? लेकिन ग्रोथ तो हो ही रही है। ये यहाँ पे 2020 में भी 4%, 2021 में भी 4%, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन स्टैग्नेटेड है। हाँ जी। हाँ जी, बेबी। हाँ जी, बेबी, आपकी आवाज़ कट रही है। ठीक है, बेबी, आपका नेटवर्क आएगा तो आप पूछना मुझसे, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ फटाफट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज़ टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? देखो, पहली बात तो यहाँ पे एग्ज़ाम में स्टेटमेंट में नॉट हमेशा पढ़ना है, ठीक है? ये यहाँ पे छुपा हुआ है, लेकिन इस पे ध्यान देना है। मुझे क्वेश्चन पता है, इसीलिए मैं आपको फ़ोकस करा रही हूँ, लेकिन यूजुअली ये नॉट छूट जाएगा, ठीक है? तो याद रखना, नॉट पढ़ना है। यहाँ पे कौन-सा जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉज़ नहीं करेगा, मतलब सप्लाई साइड का जो आपका इन्फ्लेशन है, ये कॉज़ नहीं करेगा। डेफ़िसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट, डिफेक्टिव सप्लाई चेन, डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, फूड इन्फ्लेशन, ठीक है? बताओ कौन सा यहाँ पे कॉस्ट पुश नहीं करेगा? देखो, इसमें इसमें पहले तो हमें देखना है कि यहाँ पे ये तो बिल्कुल, ये यहाँ पे बिल्कुल कॉस्ट पुश लाएगा, ठीक है? अगर सप्लाई साइड में आप, अगर आपका कोई वो है कमी, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल गलत है, ये आंसर नहीं होगा, है ना? ये आपको समझ आ रहा है ना? सप्लाई साइड में अगर कोई कंस्ट्रेंट रहेगा तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, ठीक है? फिर डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, डेप्रिसिएशन से हमें पता है कि मार्केट फोर्सेस यहाँ पे काम कर रही हैं। याद है कल वाला लॉजिक, मार्केट फोर्सेस जब काम करती हैं तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन हो रहा है। आपकी करेंसी जब डेप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है? और फूड इन्फ्लेशन भी नहीं होगा। फूड इन्फ्लेशन की वजह से आपका सप्लाई साइड में ही कंस्ट्रेंट आएगा, तो इसकी वजह से भी आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। ये मार्केट फोर्सेस की वजह से भी, ये जो डिप्रिसिएशन हो रही है करेंसी, तब तब भी आपका क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, ठीक है? और आपका सप्लाई चेन में भी अगर कोई कंस्ट्रेंट है तब भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ सरकार रोल प्ले कर रही है, सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रही है, मतलब यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है? अब यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग वो किसी तरीके से भी कर सकती है, चाहे वो यहाँ पे प्रिंट कर दे पैसा, चाहे वो यहाँ पे उधार ले ले, ठीक है? किसी भी तरीके से डेफ़िसिट को, अपनी कमी को यहाँ पे पूरा कर रही है, ठीक है? यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आ रहा है, अगर इसकी जगह डेप्रिसिएशन की जगह डीवैल्यूएशन होता, ठीक है? तब भी ये हो सकता है कि ये ऑप्शन सही बनता, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन दे रखा है, डीवैल्यूएशन नहीं दे रखा है। सरकार का कोई रोल नहीं है, मार्केट फोर्सेस जो हैं डिमांड सप्लाई के साथ चल रही हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको समझ आ रहा है कि क्यों यहाँ पे गलत होगा, और ये यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं कॉज करेगा, ठीक है? बाकी सबको समझ आ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है? ठीक है। हाँ, ए होगा आंसर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है ना, यहाँ पे सप्लाई साइड से कोई भी रुकावट नहीं है, ठीक है? और उसकी वजह से क्या होगा, आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि सरकार ने क्या किया है, यहाँ पे जब यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, खूब पैसा खर्च कर रही है, तो इकोनॉमी में यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिमांड बढ़ रही है। कौन सी डिमांड बढ़ेगी,
हमें पता है कि जब हम जीडीपी निकालते हैं तो वहाँ पे सी प्लस जी वाला एक कंपोनेंट होता है जो गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेंडिंग करती है। तो जी जब आपका बढ़ता है तो ये आपका डिमांड भी बढ़ रहा है, इकोनॉमी पूरी ग्रो करेगी, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएगा इकोनॉमी में, ठीक है। और इससे क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, ना कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 7 देखते हैं, बॉटल नेक इन्फ्लेशन ये किस वजह से होता है। Bottleneck inflation takes place when the supply drastically and when supply falls drastically and the demand remains the same level. Bottleneck inflation takes place when the supply falls drastically along with the demand. Demand और supply दोनों गिर रहे हैं, डिमांड भी गिर रही है, आपकी सप्लाई भी गिर रही है। यहाँ पे कौन गिर रहा है, यहाँ पे सप्लाई गिर रही है, लेकिन डिमांड जो है वो यहाँ पे सेम है। बॉटलनेक इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस व्हेन द सप्लाई इंक्रीजेस, सप्लाई आपकी बढ़ रही है एंड द डिमांड रिमेन्स द सेम, डिमांड जो है यहाँ पे बराबर है। बॉटलनेक इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस व्हेन द सप्लाई इंक्रीजेस, सप्लाई आपकी बढ़ रही है और आपका डिमांड क्या है, अलॉन्ग विद द डिमांड, ठीक है, डिमांड भी आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है कब होता है, आपका जब आपकी सप्लाई यहाँ पे गिरती है और आपकी डिमांड उतनी ही रहती है, तो ये आपका क्या रहता है, बॉटल नेक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बॉटल नेक आपका सप्लाई साइड से है, ठीक है। This inflation takes place when the supply falls drastically and the demand remains the same. Such situation arise due to the supply side accidents, hazards, mismanagement also known as structural inflation, ठीक है। तो हमने जो structural inflation कल देखा था उसी को आप समझ सकते हो, कुछ ना कुछ hurdle आ गए। bottleneck का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ hurdle, ठीक है। ओके, फिलिप कर्व देखते हैं। फिलिप कर्व एडवोकेट अ रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द टू एग्रीगेट्स, inflation and unemployment, demand and supply of money, supply of money and rate of interest, या rate of interest and unemployment। ये हमने अभी दोपहर में देखा था, है ना। फिलिप कर्व, बिल्कुल फिलिप कर्व के साथ आपका क्या था, स्टैगफ्लेशन था, जो इसका उल्टा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिलिप कर्व में क्या होता था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो यहाँ पे घटता है जैसे ही आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो यहाँ पे बढ़ती है। स्टैगफ्लेशन में आपका क्या था, दोनों चीज़ें बढ़ रही थी, ठीक है। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्फ्लेशन जैसे बढ़ा है वैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन कौन बताता है, फिलिप कर्व बनाता है, ठीक है। तो देखो ये वाला कर्व था, एक जगह अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, एक जगह इन्फ्लेशन रेट था, दोनों यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बताता है फिलिप कर्व, ठीक है। ओके, a situation in which the rate of inflation falls over a period of time is called disinflation, deflation, inflation, hyperinflation। देखो इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे फॉल हो रहा है ना, इन दोनों को तो आप अच्छे से एलिमिनेट कर दो। अब बताओ डिसइन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा। अ सिचुएशन इन विच द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल्स ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड। ओके, ए है ना, सबको समझ आ गया ना। अगर प्राइस गिरेगा तो डिफ्लेशन, अगर रेट गिरेगा, हाँ ठीक है, रेट गिरेगा तो डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। ठीक है, बस हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस, इतने ही क्वेश्चंस हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आई गेस कुछ यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेना, मैं अभी पीडीएफ ये भेज दूंगी और कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है।